हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल इंडियंस बायोलॉजी हब में। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और बेहतर ढंग से अपनी तैयारी कर रहे होंगे। आज हम लोग बीएससी थर्ड सेमेस्टर के जूलॉजी के सिलेबस के अंतर्गत यूनिट 1 को डिस्कस करने वाले हैं। यूनिट 1 को अगर आप देखेंगे तो उसमें एक पहला टॉपिक रखा गया है, फाइन स्ट्रक्चर ऑफ जीन को लेकर के आपका पहला टॉपिक है। हालांकि इसमें मेनली अगर टॉपिक को देखा जाए तो फाइन स्ट्रक्चर पूछा गया है जीन का और इसी से रिलेटेड क्वेश्चन आता है। लेकिन आप किसी की स्ट्रक्चर की जब बात करते हैं, किसी की संरचना की जब बात करते हैं और उसकी फाइन संरचना यानी कि उसके जो आंतरिक कंपोनेंट हैं, सारी जो चीजें होती है उनकी जब बात करते हैं तो आपको एक बेसिक सा आइडिया होना चाहिए कि आप जिस चीज को देखने वाले हैं या जिस चीज के आंतरिक चीजों की बात करने वाले हैं, फाइन चीजों की बात करने वाले हैं, उसके बारे में आपकी एक जर्नल इंफॉर्मेशन का क्राइटेरिया आपके पास होना चाहिए, जर्नल इंफॉर्मेशन आपके पास होनी चाहिए उसकी। तो पहले आज के लेक्चर में, हालांकि इस लेक्चर का नाम आप देख पा रहे हैं फाइन स्ट्रक्चर ऑफ जीन ही है, लेकिन इसमें हम लोग जीन के ऊपर बात करेंगे। जीन क्या होता है, जीन की हिस्ट्री की बात करेंगे और जीन के कुछ टाइप्स हैं, उन टाइप्स की बात करेंगे। और जो आपका फाइन स्ट्रक्चर ऑफ जीन का टॉपिक है जो कि जीन से ही जुड़ा हुआ है, वो हम लोग इसके पार्ट 2 में डिस्कस करेंगे। तो पार्ट 1 में हम लोग जीन के ऊपर बात करेंगे और पार्ट 2 में हम लोग फाइन स्ट्रक्चर ऑफ जीन के ऊपर मेनली बात करेंगे। ठीक है ना, स्टार्ट करते हैं लेक्चर को। सभी बच्चे कागज कलम लेकर के बैठ जाएं ताकि अपना नोट्स कायदे से ढंग से बना पाएं। देखिए, जीन की जब भी बात की जाती है बेटा, जीन की जब भी बात की जाती है और जब भी जीन का नाम आता है तो आपके मन में बहुत सारी चीजें चलने लगती हैं। खासकर आपके दिमाग में एक वर्ड आने लगता है, एक शब्द आने लगता है जिसको जेनेटिक्स कहते हैं, आनुवांशिकी कहते हैं। ये शब्द आपके मन में इसलिए आने लगता है क्योंकि ये जो वर्ड है, जीन जो वर्ड है, वो आनुवांशिकी से, जेनेटिक्स से जुड़ा हुआ है। तो देखिए, बात करते हैं, लिखा हुआ है जीन डीएनए का वह डीएनए सेगमेंट है जिसमें किसी स्पेसिफिक प्रोटीन या आरएनए बनाने की पूरी जेनेटिक इंफॉर्मेशन होती है। यानी कि जीएनए क्या होता है, एक डीएनए का भाग होता है, हिस्सा होता है या खंड होता है, सेगमेंट होता है, और उसके अंदर एक स्पेसिफिक टाइप की, एक विशेष प्रकार की इंफॉर्मेशन होती है, जानकारी होती है जो उसके अंदर प्रेजेंट होती है, जो कि डीएनए से आरएनए बनाने के लिए और आरएनए से प्रोटीन बनाने के लिए बहुत महत्वपूर्ण होती है। यानी कि देखा जाए तो डीएनए ही सबसे इंपॉर्टेंट है और डीएनए में जो जीन है, उस जीन के अंदर जो इंफॉर्मेशन है वही सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उसी के द्वारा आरएनए बनना है, उसी की इंफॉर्मेशन के आधार पर, उसी की इंफॉर्मेशन के आधार पर आपका प्रोटीन बनना है। तो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है आपका जीन। और ये सारी बातें यहां पर जो भी लिखी गई हैं वो जीन से संबंधित हैं। दूसरी बात बताई गई है कि जीन जेनेटिक्स की मूल फिजिकल यूनिट है जो डीएनए का एक पार्ट होता है। वह पेरेंट्स से बच्चों में फिजिकल कैरेक्टर्स और बायोलॉजिकल प्रॉपर्टीज को पहुंचाता है। अब आपको पता है कि जो जीन्स होते हैं वो कहां पाए जाते हैं, वो संबंधित होते हैं, जेनेटिक्स से संबंधित होते हैं। आपको सभी को पता है कि वो किससे संबंधित होते हैं, आनुवांशिकी से संबंधित होते हैं। और जीन्स के अंदर जो इंफॉर्मेशन होती है वो क्या होती है, वो पेरेंट जनरेशन से, यानी कि मदर फादर से अपने बच्चों में पहुंचती है और वही इंफॉर्मेशन पीढ़ी दर पीढ़ी स्थानांतरित होती रहती है। तो उन जीन्स के अंदर जो जेनेटिक इंफॉर्मेशन होती है, वो चाहे वो उनके फिजिकल कैरेक्टर्स हों, चाहे बायोलॉजिकल प्रॉपर्टीज हों, वो सारे जो कैरेक्टर्स हैं वो बच्चों में पीढ़ी दर पीढ़ी पहुंचते रहते हैं। और उनमें सबसे इंपॉर्टेंट रोल किसका है, जीन का है, क्योंकि जीन के अंदर ही वो इंफॉर्मेशन बच्चा प्रेजेंट होती है। जीन डीएनए का एक स्मॉल पार्ट है जो यह निर्धारित करता है कि हमारे बॉडी में कौन सा ट्रेट होगा। यानी कि आप सभी जानते हैं, मान लीजिए कोई डीएनए है, नॉर्मली हम लोग इसको समझने की कोशिश करते हैं। ये कोई डीएनए है और इस डीएनए में
मान लीजिए एक जीन का पार्ट है, दूसरे जीन का पार्ट ये है, तो इन जीन्स के पार्ट्स में क्या होता है बच्चा कि इसमें किसी कैरेक्टर को की इंफॉर्मेशन पाई जा रही है, किसी इंफॉर्मेशन की गुण की इंफॉर्मेशन इसी इसमें पाई जा रही है। तो इनमें क्या होता है कि इनमें जो है जीन्स में क्या होते हैं, एक इंफॉर्मेशन कोड होती है, वो इंफॉर्मेशन किसी गुण को लाने के लिए, किसी ट्रेट को लाने के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। और इसके कारण ही क्या होता है, बहुत सारी चीजें, बहुत सारी क्या कह सकते हैं, बहुत ज्यादा चीजें जेनेटिक्स के ऊपर डिपेंड करती हैं, जीन्स के ऊपर डिपेंड करती हैं। जैसे कि आई कलर, यहाँ की आंखों का कलर जो है वो किसके ऊपर डिपेंड करता है, जीन्स के ऊपर डिपेंड करता है। हेयर कलर, बालों का कलर, स्किन कलर, ब्लड ग्रुप, हाइट, सम जेनेटिक डिजीज, यानी कि बताया गया है बेटा कि जो जीन्स होते हैं उनके अंदर जो इंफॉर्मेशन है, जैसे यहां पर देखिए, मान लीजिए यहां पर ये वाला जो जीन है वो आई कलर को कैरी करता है, और ये जो जीन है आई कलर को कैरी कर रहा है, और यही क्या पहुंचेगा, F1 जनरेशन में पहुंचेगा, F1 से F2 में पहुंचेगा, है ना। तो ये क्या होता है कि जीन्स का एक पीढ़ी दर पीढ़ी एकांतरण होता है, जनरेशन टू जनरेशन ये जीन्स कैरी होते हैं और चले जाते हैं एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में। और कोई एक जीन है वो एक विशेष प्रकार के कैरेक्टर को या ट्रेट को, जिसको गुण कहते हैं, उसको कैरी करता है। और जैसे हम लोगों ने बात भी की है, और इसमें एक बात लिखी है, सम जेनेटिक डिजीज, यानी कि कुछ आनुवांशिक डिजीज होती हैं, वो भी जीन्स के द्वारा कैरी होती हैं एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में। जैसे बाल्डनेस का जो कैरेक्टर होता है, बहुत सारे लोगों में हम लोग देखते भी हैं कि उनके फादर जो है एक सर्टेन एज में आकर के गंजे हो रहे हैं, तो उनके बच्चों में भी वो कैरेक्टर आ रहा है। हीमोफीलिया हम लोग देखते हैं बच्चों में, पेरेंट जनरेशन में है तो वो F1 जनरेशन में भी दिख रही है, आने वाली जनरेशंस में दिख रही है। ब्लड ग्रुप भी डिसाइड होता है हमारे जीन्स के आधार पर। तो बहुत सारी चीजें जो डिसाइड हो रही हैं वो किसके द्वारा डिसाइड हो रही हैं, हमारी जेनेटिक्स के आधार पर डिसाइड हो रही हैं। आगे देखिए हम लोग बात करेंगे, आगे हम लोग जीन्स की हिस्ट्री के ऊपर बात करेंगे, हिस्ट्री ऑफ जीन्स के ऊपर बात करेंगे। अब बेटा आप थंबनेल देख के ये कंफ्यूज ना हो जाना कि सर अभी फाइन स्ट्रक्चर ऑफ जीन के ऊपर क्यों नहीं बात कर रहे हैं। भैया अगर आप ये नहीं पढ़ेंगे, अगर आप इमारत बना रहे हैं और इमारत का पहला जो ग्राउंड फ्लोर है वो नहीं बनाने के बारे में सोच रहे हैं और पहला फ्लोर बनाने के बारे में सोच रहे हैं, तो वो पॉसिबल नहीं है। तो सबसे पहले आपको ग्राउंड फ्लोर बनाना पड़ेगा, और ये ग्राउंड फ्लोर ही बन रहा है कि आप जीन्स को समझ रहे हैं। तो हिस्ट्री तो समझनी बहुत जरूरी है। देखिए हिस्ट्री में क्या क्या बताया गया है कि ग्रेगर जॉन मेंडल ने 1865 में पी प्लांट पर हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट किए, जिसके आधार पर इन्होंने जेनेटिक फैक्टर्स की अवधारणा दी, जिन्हें बाद में जीन कहा गया। देखिए अगर हम लोग जीन्स की बात करते हैं तो जीन्स में कोई हम स्पेसिफिक नाम नहीं ले सकते हैं कि इन्होंने जीन की खोज की है। जीन की खोज अगर हम लोग बेसिक तौर पर समझने की कोशिश करें तो ग्रेगर जॉन मेंडल साहब ने ही की है, क्योंकि ग्रेगर जॉन मेंडल साहब ने जो एक्सपेरिमेंट किए थे किस पौधे के ऊपर किए थे, पी प्लांट के ऊपर किए थे, मटर के पौधे के ऊपर किए थे, और उसमें उन्होंने ये बात कही कि इसमें कुछ कैरेक्टर्स होते हैं, कुछ लक्षण होते हैं जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाते हैं, और उन्होंने उसके लिए एक वर्ड यूज किया था। उन्होंने क्या वर्ड यूज किया था बच्चा, उन्होंने यूज किया था जेनेटिक फैक्टर्स। उन्होंने फैक्टर वर्ड यूज किया था। उन्होंने कहा था कि कुछ ऐसे फैक्टर्स हैं जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में चले जाते हैं, तो उन कैरेक्टर्स को कैरी करने वाला जो चीज होता है, जो कंपोनेंट होता है, वो क्या है, फैक्टर है। और बाद में इन्हीं फैक्टर्स को जीन कह दिया गया। ठीक है, तो सबसे पहले अगर जीन की किसी ने बात की तो वो किसने की थी, मेंडल साहब ने की थी। इस कारण चूंकि इनके जो रूल्स हैं, इनके जो एक्सपेरिमेंट की जो 3 बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल्स इन्होंने जो दिए थे, नियम जो इन्होंने बनाए थे, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं।
और इस कारण इनको फादर ऑफ जेनेटिक्स भी कहा जाता है। जेनेटिक्स के फादर भी मेंडल साहब को ही माना जाता है, क्योंकि इनकी अवधारणा, इनकी बातें बहुत ही रिलायबल थी। आगे देखिए बात करते हैं, विल्हेल्म जॉनसन ने 1909 में पहली बार जीन वर्ड का प्रयोग किया। इन्होंने ही जीनोटाइप व फिनोटाइप वर्ड दिए तथा जीन को वंशागत की मूल इकाई माना। यानी कि जॉनसन साहब ने क्या किया था, 1909 में जो जीन वर्ड है, जीन शब्द जो है वो उन्होंने सबसे पहले कहा, यानी कि जीन को जीन नाम देने का काम जॉनसन साहब ने किया था। और उन्होंने ही जीनोटाइप नाम दिया, उन्होंने ही फिनोटाइप नाम दिया है। यानी कि जीनोटाइप जिसको हम लोग देखते हैं, कोई पौधा है या एनिमल है, वो मॉर्फोलॉजिकली हमको बाहर से कैसा दिखता है, दैट इज कॉल्ड जीनोटाइप, सॉरी फिनोटाइप। और जीनोटाइप क्या है, जैसे उसका जेनेटिक बिहेवियर है, जीन्स जिस तरीके के उसके अंदर है, उसको हम लोग जीनोटाइप कह देते हैं। तो जीनोटाइप को जीनोटाइप नाम भी जॉनसन साहब ने दिया और फिनोटाइप भी नाम दिया था इन्होंने। आगे देखिए इनकी हिस्ट्री की अगर हम लोग बात करेंगे तो नाम आता है थॉमस हंट मॉर्गन ने 1910 में ड्रोसोफिला मेलेनोगास्टर पर प्रयोग किए और प्रूव किया कि जीन्स क्रोमोसोम्स पर प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, मॉर्गन साहब ने 1910 में ड्रोसोफिला मेलेनोगास्टर के ऊपर, जो कि एक मक्खी होती है, उसके ऊपर एक्सपेरिमेंट किया और कहा, प्रूव किया, उन्होंने प्रूव क्या किया है कि जीन्स ही क्या होते हैं, वो क्रोमोसोम के ऊपर, गुणसूत्रों के ऊपर पाए जाते हैं। ये बात उन्होंने प्रूव की। और आगे देखिए एक साइंटिस्ट का नाम लिखा हुआ है अल्फ्रेड स्टेडवेंट। इन्होंने क्या किया है, इन्होंने 1913 में फर्स्ट जीन मैप तैयार किया तथा जीन के बीच की दूरी का निर्धारण क्रॉसिंग ओवर के आधार पर किया। यानी कि 1913 के आसपास में जो स्टेडवेंट साहब थे, उन्होंने क्या किया है, 2 जीन मैप तैयार किया। जीन मैप में उन्होंने बताया कि जीन्स के बीच में दूरी होती है, उनके बीच में क्रॉसिंग ओवर होने की संभावनाएं होती हैं, पॉसिबिलिटीज होती है, बहुत सारी बातें जीन से ही संबंधित उन्होंने बताई। तो जब हम जीन्स की हिस्ट्री भी पढ़ते हैं तब इनका नाम बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। आगे देखिए, आगे बताया गया है जॉर्ज वीडल एंड एडवर्ड टॉटम ने 1941 में 1 जीन 1 एंजाइम हाइपोथेसिस प्रस्तुत की। बहुत ही इंपॉर्टेंट ये हाइपोथेसिस थी। इस हाइपोथेसिस में क्या बताया गया है, जो कि वीडल एंड टॉटम साहब ने दी थी, इसमें बताया है कि कोई एक एंजाइम, सॉरी कोई एक जीन एक विशेष प्रकार के एंजाइम को प्रोड्यूस करता है, उसके अंदर एक स्पेसिफिक टाइप के एंजाइम को प्रोड्यूस करने की क्षमता होती है। तो जीन से संबंधित ये जो बातें हैं, ये हम लोग एक सीक्वेंस में समझ रहे हैं कि क्या क्या बातें, फाइन स्ट्रक्चर ऑफ जीन की जब बात की जाती है, उससे पहले क्या क्या बातें जीन के बारे में हो चुकी हैं। अब देखिए अगली बात क्या लिखी हुई है, हर्सले एंड चेज ने 1952 में बैक्टीरियोफेज पर प्रयोग कर डीएनए को जेनेटिक मटेरियल प्रूव किया। ये एक्सपेरिमेंट हम लोग बहुत ज्यादा पढ़ते हैं, हर्सले और चेज का एक्सपेरिमेंट पढ़ाया जाता है, जो कि 1952 में दिया गया था। इनका जो एक्सपेरिमेंट था, बैक्टीरियोफेज नाम का जो वायरस होता है उसके ऊपर किया गया था, और उसका पर्सपेक्टिव यही था, उसका कंक्लूजन ये था कि ये प्रूव किया गया है कि डीएनए जो है एज अ जेनेटिक मटेरियल होता है। डीएनए क्या है, एक जेनेटिक मटेरियल होता है। तो यहां पर भी जीन्स की ही बात की गई थी, जीन से रिलेटेड बात की गई थी, और ये एक्सपेरिमेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आगे देखिए एक और इंपॉर्टेंट नाम आ रहा है, वाटसन एंड क्रिक ने 1953 में डीएनए की डबल हेलिक्स का मॉडल प्रस्तुत किया तथा जिससे जीन की स्ट्रक्चर और फंक्शन को समझने में हेल्प हुई। अब ये नाम अगर आप जेनेटिक्स के विद्यार्थी हैं, बायोलॉजी के विद्यार्थी हैं, आप जूलॉजी या बॉटनी के विद्यार्थी हैं, तो आपको वाटसन एंड क्रिक का जो नाम है वो पता ही होना चाहिए। क्यों पता होना चाहिए? क्योंकि इनका नाम इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि इन्होंने डीएनए का जो डबल हेलिक्स मॉडल था बच्चा, उस मॉडल को इन्होंने दिया था। और
डबल हेलिक्स मॉडल में इन्होंने बताया था कि जो डीएनए है वो उसमें डबल हेलिक्स होते हैं, बहुत सारी बातें की गई थी। और जब ये एक्सपेरिमेंट हुआ था तो उन्होंने, जब एक्सपेरिमेंट को प्रोसेस किया जा रहा था, प्रक्रिया उसकी चल रही थी, तो वहां पर हमको उस जीन की स्ट्रक्चर से संबंधित, जीन के फंक्शन से संबंधित बहुत सारी बातों का पता चला था। तो ये एक्सपेरिमेंट जीन को लेकर भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। और फाइनली जो लास्ट बात बच्चा यहां पर लिखी गई है, इट इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्सपेरिमेंट अबाउट फाइन स्ट्रक्चर ऑफ जीन, जो कि सेमर वेंजर साहब का जो एक्सपेरिमेंट था वो सबसे इंपॉर्टेंट है। किसके लिए? फाइन स्ट्रक्चर ऑफ जीन के लिए। इन्होंने 1955 से लेकर 1961 में T4 बैक्टीरियोफेज के R सेकेंड लोकस पर डिलीशन, मैपिंग और रिकॉम्बिनेशन टेस्ट किया, प्रूव किया कि जीन एक इंडिविजुअल यूनिट नहीं है, जीन के भीतर रिकॉम्बिनेशन एंड म्यूटेशन हो सकते हैं, तथा रिकॉन, म्यूटॉन व सिस्टोन की अवधारणा दी। यानी कि जो बेंजर साहब का नाम यहां पर आता है, इनका एक्सपेरिमेंट लगभग 6 सालों तक चला था और इन्होंने ही जो फाइन स्ट्रक्चर ऑफ जीन की जो अवधारणा है उसके लिए जो बेसिक एक्सपेरिमेंट है, जो इंपॉर्टेंट एक्सपेरिमेंट है, वो इन्हीं का पढ़ा जाता है। तो आपको अगर फाइन स्ट्रक्चर ऑफ जीन पूछा जाएगा तो इन्हीं का एक्सपेरिमेंट आप लिखेंगे, ध्यान रखिएगा बच्चा। और इन्हीं का एक्सपेरिमेंट अभी हम लोग सेकंड लेक्चर में पढ़ेंगे। इन्होंने क्या किया, इन्होंने बैक्टीरियोफेज के ऊपर, T4 बैक्टीरियोफेज के ऊपर R सेकेंड लोकस को लेकर के उसमें डिलीशन, मैपिंग को लेकर के बात की, एक्सपेरिमेंट किए। उन्होंने रिकॉम्बिनेशन को लेकर के बातचीत की, उसको लेकर के टेस्ट किए। और उन्होंने बताया कि जो जीन के को लेकर के ये बात पहले चलती थी कि वो डिविजिबल नहीं होता है, यानी कि वो अविभाज्य है। इन्होंने कहा कि वो इनडिविजिबल नहीं होता है, वो क्या होता है? डिविजिबल होता है, वो विभाजित हो जाता है। ठीक है ना? तो इन्होंने बताया कि जो जीन है वो अविभाज्य नहीं है, वो भी कई छोटे सेगमेंट में, कई भागों में डिवाइड होता है। और उन्होंने उसके रिकॉम्बिनेशन के बारे में, म्यूटेशन के बारे में बात की, और उन्होंने 3 यूनिट्स के बारे में बताया जो कि जीन के अंदर होती हैं। एक होती है रिकॉन, दूसरी होती है म्यूटॉन और तीसरी होती है सिस्ट्रॉन। इन तीनों यूनिट्स को हम लोग जब इनका एक्सपेरिमेंट पढ़ेंगे सेकंड लेक्चर में, तो हम लोग तीनों चीजें समझेंगे और यही फाइन स्ट्रक्चर ऑफ जीन होता है। ठीक है ना? यही होता है। आगे देखिए, बात करते हैं आगे क्या बताया गया है। टाइप्स ऑफ जीन के बारे में बात करनी है। अब जीन तो है तो उसके कुछ ना कुछ टाइप्स भी होते जरूर होंगे कि जीन होता क्या है, कितने टाइप्स का है। तो कितने टाइप का होता है? कई सारे टाइप्स लिखे हुए हैं। तो जीन्स को उनके फंक्शन, लोकेशन एंड एक्सप्रेशन के आधार पर कई टाइप्स में बांटा जाता है। यानी कि कैसा उनका कार्यशैली कैसी है, उनका लोकेशन किस जगह पर है, और एक्सप्रेस करने का एक्सप्रेशन उनका किस तरह से होता है, इसके आधार पर उनको कई भागों में विभाजित किया गया बच्चा। तो पहली बात क्या है? स्ट्रक्चरल जीन के ऊपर बात करनी है। रेगुलेटरी जीन है, हाउसकीपिंग जीन है, स्प्लिट जीन है, ओवरलैपिंग जीन है, स्यूडो जीन है, लीथल जीन है, मॉडिफायर जीन है, कॉम्प्लीमेंट्री जीन है, डुप्लीकेट जीन है। ये कई सारे जीन्स को हमको यहां पर देखना है, थोड़ा सा आइडिया लग जाना चाहिए, जिससे कि आपकी बेसिक इंफॉर्मेशन एक पर्टिकुलर जीन को लेकर के होनी ही चाहिए। तो सबसे पहले हम लोग एक एक करके इन सभी चीजों के ऊपर बात करेंगे, देख लेंगे कि कौन सा जीन कैसा होता है। तो सबसे पहले जो नाम आ रहा है बच्चा, वो क्या आ रहा है? स्ट्रक्चरल जीन, यानी कि संरचनात्मक जीन जिनको कहते हैं। ये जीन प्रोटीन या फंक्शनल आरएनए के निर्माण की इंफॉर्मेशन देते हैं। ये सेल की स्ट्रक्चर एवं फंक्शन को कंट्रोल करते हैं या नियंत्रित करते हैं। यानी कि ये जो स्ट्रक्चरल जीन होते हैं, ये प्रोटीन को बनाने के लिए, उनके फॉर्मेशन में, या फंक्शनल आरएनए को बनाने के लिए, उसके निर्माण में इंफॉर्मेशन को देते हैं, यानी कि इंफॉर्मेशन को पहुंचाते हैं। और ये क्या करते हैं?
ये किसी भी सेल में उसके स्ट्रक्चर को लेकर के, उसके फंक्शंस को लेकर के भी रिस्पॉन्सिबल करते हैं, यानी कि उनको नियंत्रित करने हैं या उनको नियंत्रित करने में भाग लेते हैं या हेल्प करते हैं। जैसे कि ही एग्जाम्पल दिया गया है हीमोग्लोबिन बनाने वाला जीन, एग्जाम्पल भी याद रखिएगा बच्चा। दूसरा नाम है रेगुलेटरी जीन, जिसको नियामक जीन कहते हैं। ये क्या करते हैं, ये अन्य जीन्स की जीन एक्सप्रेशन यानी कि उनकी जो क्रियाशीलता होती है को नियंत्रित करते हैं। ये सेल्फ प्रोटीन बनाते हैं जो दूसरे जीन को ऑन व ऑफ करते हैं, यानी कि ये क्या करते हैं, जो रेगुलेटरी जीन होते हैं ये दूसरे जीन की एक्सप्रेशन को मैनेज करते हैं, कंट्रोल करते हैं, यानी कि उनकी जो क्रियाशीलता होती है उनको मैनेज करने का काम करते हैं। और अपने बेसिक नेचर में ये प्रोटीन करते हैं, तो ये दूसरे जीन को ऑन या ऑफ करने के लिए भी रिस्पॉन्सिबल होते हैं। जैसे नाम यहां पर दिया गया है एग्जाम्पल में, लेक ऑपरेंट का लेक 1 जीन, ठीक है, नाम याद रखिएगा एग्जाम्पल में, ठीक है ना। अगला है हाउस कीपिंग जीन, जिसको हाउस कीपिंग जीन कहते हैं। इनका क्या वर्क होता है, किस तरीके से ये होते हैं, देखिए ये जीन प्रत्येक सेल में लगातार एक्टिव रहते हैं, यानी कि ये बहुत ही एक्टिव प्रकार के जीन्स होते हैं। और ये क्या करते हैं बच्चा, ये करते हैं सेल की नॉर्मल एक्टिविटीज के लिए आवश्यक प्रोटीन बनाते हैं। एग्जाम्पल है आरआरएनए और एक्टिन जीन्स, यानी कि ऐसा जीन जो बहुत एक्टिव होता है और सेल की जो नॉर्मल सामान्य क्रियाएं होती है उनके लिए जो आवश्यक प्रोटीन होती हैं उनको बनाने का काम करता है, उसको हम लोग हाउस कीपिंग जीन कह देते हैं। इस कारण ही इनको हाउस कीपिंग जीन नाम दिया गया है, क्योंकि हाउस कीपिंग क्या है, जो जरूरत की चीजें हैं उनको बनाने के लिए बहुत ज्यादा एक्टिव है। आगे देखिए क्या बात की गई है, अगला जीन है स्प्लिट जीन, जिसको विभाजित जीन कहते हैं। तो इनमें क्या होता है, इनमें एक्सॉन्स और न्यूट्रॉन्स दोनों पाए जाते हैं। ये मेनली यूकेरियोटिक में पाए जाते हैं, यानी कि यूकेरियोट्स में पाए जाते हैं। आरएनए स्प्लाइसिंग के बाद केवल एक्सॉन्स जुड़कर एमआरएनए बनाते हैं। स्प्लिट जीन के बारे में ध्यान रखिएगा, ये किसमें पाए जाते हैं, यूकेरियोटिक सेल्स में पाए जाते हैं, और ये एक्सॉन्स और न्यूट्रॉन्स दोनों में होते हैं। आगे चल के हम लोग एक्सॉन और न्यूट्रॉन के ऊपर बहुत ही डिटेल में बात भी करेंगे बच्चा। और ये जब आरएनए स्प्लाइसिंग की प्रोसेस होती है उसके बाद में एक्सॉन के साथ में जुड़ के एमआरएनए के फॉर्मेशन में भी भाग लेते हैं, जिनको स्प्लिट जीन कहते हैं। आगे देखिए यहां पर बच्चा सिर्फ आपको जीन याद रखना है, उसके बारे में जेनेरिक बात याद रखनी है। आगे देखिए अगला जीन है ओवरलैपिंग जीन, जिसको अतिव्यापी जीन कहा जाता है। ये क्या करता है, एक ही डीएनए सीक्वेंस में एक से अधिक प्रोटीन बन सकते हैं। ये मेनली वायरसेस में पाए जाते हैं, ठीक है। तो ओवरलैपिंग के द्वारा क्या करते हैं ये, कि एक से अधिक प्रोटीन बनाने में ये भाग ले सकते हैं, यानी कि डीएनए सीक्वेंस जो होते हैं एक ही डीएनए के जो सीक्वेंस हैं वो एक से अधिक प्रोटीन बना सकते हैं। और ये ऐसे जो जीन्स होते हैं वो नॉर्मली हमारे कहां पर दिखते हैं, वायरसेस में देखने को मिलते हैं। अगला जो जीन है वो है स्यूडोजीन। स्यूडोजीन का मतलब क्या होता है, ये जीन डीएनए में प्रेजेंट होते हैं लेकिन नॉर्मली फंक्शन नहीं करते, इनमें म्यूटेशन होने के कारण प्रोटीन नहीं बनता। यानी कि स्यूडो जीन्स का बहुत महत्वपूर्ण रोल होता ही नहीं है, क्योंकि ये जो नॉर्मली इनका जो डीएनए में होते जरूर है लेकिन इनका फंक्शन नहीं होता है, और इनमें म्यूटेशन हो जाने पर इनसे संबंधित जो प्रोटीन कोड होती हैं वो नहीं बनती हैं। तो जाहिर सी बात है कि स्यूडो जीन्स क्या होते हैं, जो कि फंक्शनली ज्यादा एक्टिवेट नहीं होते हैं। अगली बात बताई गई है, इंपॉर्टेंट बात है, लीथल जीन क्या होते हैं, जिनको लिखा हुआ है बच्चा घातक जीन। भैया घातक जीन है ये, पहचान के रखना, ये भी ना पहुंच जाए आपकी बॉडी में। अगर ये पहुंच गए तो भैया समस्याएं पैदा हो जाएंगी, मरने कगार पहुंचाओगे और मर जाओगे। तो यहां पर देखिए क्या बताया गया है कि जो घातक जीन होते हैं, ऐसे जीन जिनकी प्रेजेंस में जीव की डेथ हो सकती है, यानी कि जब ये लीथल जीन प्रभावी स्टेज में होता है तो ये क्या करता है, इसके कारण मनुष्य की
एक हंसते खेलते व्यक्ति की डेथ हो सकती है, ये लीथल जीन का इफेक्ट होता है। ये डोमिनेंट या रिसेसिव दोनों हो सकते हैं, कुछ जेनेटिक डिसऑर्डर से जुड़े होते हैं, यानी कि ये जो लीथल जीन होते हैं वो एक प्रकार के जेनेटिक डिसऑर्डर्स होते हैं जो कि एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में पहुंचते रहते हैं और ये घातक होते हैं, इतने घातक होते हैं कि इनके कारण डेथ हो जाती है। जेनेटिक्स में जब आप पढ़ते हैं तो लीथल जीन को आपको डिटेल में पढ़ना होता है। आगे देखिए अगली बात लिखी हुई है मॉडिफायर जीन, यानी कि संशोधक जीन या संशोधन करने वाले जीन। ये दूसरे जीन के इफेक्ट को कम या अधिक करते हैं, किसी लक्षण के एक्सप्रेशन को मॉडिफाई करते हैं। अब इनका नाम ही समझ में आ रहा है कि मॉडिफायर जीन, मॉडिफाई करने वाला जीन। तो ऐसा कोई जीन है जो दूसरे जीन के इफेक्ट को, उनके प्रभाव को कम या ज्यादा कर सकता है, या किसी उस जीन के जो एक्सप्रेशन होना है उस एक्सप्रेशन में भी मॉडिफिकेशन कर सकता है। ऐसे जीन को हम लोग कह देते हैं मॉडिफायर जीन, जो मॉडिफाई करने की क्षमता रखते हैं। अगला जो जीन है बच्चा वो है कॉम्प्लीमेंट्री जीन, यानी कि पूरक जीन। इसमें क्या होता है, दो या अधिक जीन मिलकर किसी एक लक्षण को नियंत्रित करते हैं। जाहिर सी बात है यदि कोई एक जीन एब्सेंट है तो लक्षण प्रकट नहीं होता है। एग्जाम्पल है इसका दिया गया है स्वीट पी, यानी कि लेथाइरस में फूल का रंग, यानी कि ऐसा कोई जीन, कॉम्प्लीमेंट्री जीन का मतलब क्या है कि कोई ऐसा जीन है जो दो या दो से अधिक जीन्स के मिलने पर लक्षणों को प्रकट करता है या नियंत्रित करता है। यानी कि दो जीन्स हैं या उससे अधिक जीन्स हैं, वो जब मिलकर के किसी लक्षण को कंट्रोल करते हैं या रिप्रेजेंट एक्सप्रेस करते हैं, उसको कॉम्प्लीमेंट्री जीन कहते हैं। और मान लीजिए दो जीन है वो किसी लक्षण को या कैरेक्टर को रिप्रेजेंट करते हैं, नियंत्रित कर रहे हैं, उनमें से कोई एक जीन रिसेसिव मोड में आ जाता है तो वो लक्षण जो है या वो एक जीन अब्सेंट हो जाता है तो वो जो एक्सप्रेशन होना है जिस कैरेक्टर का, जिस लक्षण का, वो नहीं हो पाता है। तो ऐसे जीन्स को हम लोग कॉम्प्लीमेंट्री जीन कह देते हैं। आगे देखिए थोड़ी सी बात करते हैं डुप्लीकेट जीन। भैया डुप्लीकेट क्या होते हैं, लोग कहते हैं ना डुप्लीकेट होगा, तो डुप्लीकेट जीन क्या होते हैं, दो समान जीन एक ही कार्य करते हैं। ऐसे जीन जो समान प्रकार के हैं और एक ही प्रकार के काम को करते हैं उनको डुप्लीकेट जीन कहते हैं। और इनका क्या होता है, एक जीन के इनएक्टिव होने पर दूसरा उसकी पूर्ति कर सकता है। तो ये इससे बिल्कुल विपरीत होते हैं कॉम्प्लीमेंट्री से, ठीक है ना। तो डुप्लीकेट में क्या हो रहा है, भाई मैं हूं और मेरे जैसा कोई और व्यक्ति है, दोनों समान हैं, दोनों समान कार्यों को कर सकते हैं। तो मान लीजिए एक दिन मैं नहीं आया हूं तो वो व्यक्ति क्या करेगा, मेरे कार्यों को बहुत अच्छी तरीके से कर सकता है। ऐसे ही क्या बताया गया है, डुप्लीकेट जीन में दो जीन हैं वो दोनों समान हैं, और समान क्या है, कार्यों को भी समान रूप से कर सकते हैं। तो एक नहीं आया है तो दूसरा उसी काम को, उसकी पूर्ति कर सकता है। दैट इज कॉल्ड डुप्लीकेट जीन, ठीक है ना बच्चा। तो उसको हम लोग क्या कह देंगे, उसको हम लोग कह देंगे कि ये क्या है, डुप्लीकेट है। अब है ना, क्या कह देंगे कि ये जो है भैया डुप्लीकेट है, ठीक है ना बच्चा। तो आज हम लोगों ने फाइन स्ट्रक्चर ऑफ जीन में क्या क्या देखा है, जीन के बारे में इंफॉर्मेशन को पढ़ा है, जीन के टाइप्स को लेकर के बात की है, जीन की हिस्ट्री को लेकर के बात की है, और ये बातें फाइन स्ट्रक्चर ऑफ जीन को पढ़ने से पहले आपको पता होनी चाहिए। अब लेक्चर 2 में हम लोग इसका जो सेकंड लेक्चर आएगा उसमें फाइन स्ट्रक्चर ऑफ जीन के ऊपर डिटेल में बात करेंगे। फिर ये ओवरऑल आपका दोनों पार्ट मिलाकर के एक लॉन्ग क्वेश्चन का टॉपिक बन जाएगा। बहुत अच्छे से आप इसको एग्जाम में परफॉर्म कर पाएंगे और आपकी अच्छी मार्किंग हो पाएगी। तो जो भी थर्ड सेमेस्टर के स्टूडेंट्स हैं, जो भी सत्यम पांडे को जानते हैं, डायरेक्टली जानते हैं, किसी माध्यम से जानते हैं, तो वो मेरे ऊपर बिलीव कर सकते हैं और हमारे इस चैनल को आप अपना बेस बना करके अपनी तैयारी को बहुत बेहतर ढंग से कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। सभी बच्चे लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें, शेयर कर दें और कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलें, जिससे कि आपको सारी अपडेट टाइम टू टाइम मिल सके।